सामर्थ्य उसे कहते हैं जो नई रचना करे, और शक्ति उसे कहते हैं जो किसी की रचना को तोड़े। आवश्यकता दोनों की ही है, किंतु महत्व सामर्थ्य का अधिक होता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने MCQ सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और एक नया चैप्टर पिक करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर एज यू कैन सी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर दिस चैप्टर। देखा जाए क्या है। बिल्कुल सर, एक दो बातें जो ज़रूरी हैं स्टार्ट करने से पहले कि MCQ को जब आप करने बैठते हैं ना, तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी आपने सॉल्व किए हुए हैं। टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल पोर्शन क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद आप MCQs पर आते हैं तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर हमारे एग्ज़ाम में केवल MCQs आते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कर लें। दैट विल बी जस्ट लाइक रट्टाफिकेशन, मगअप करना जिसको कहते हैं, क्रैमिंग करना जिसको कहते हैं, एंड इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम टू यू, नॉट नाउ बट इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो better to go with the theoretical portion first, and after that try to solve so many questions as you can do, and after those things, after completion of all those things, you can start your MCQs. मैं ये मानकर बैठ रहा हूँ कि आपने थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया है, उसके बाद आप यहाँ बैठें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है चार्जेबिलिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज गिवन अंडर सेक्शन 15 नहीं सर, वो तो सैलरी का था। 20 नहीं सर, ये तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, डिलीट हो चुका होगा होप्सो। ओके 22 यस सर, 22 आपका चार्जिंग सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का। इज इट क्लियर? पक्का? दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इनकम फ्रॉम वैकेंट प्लॉट। इनकम फ्रॉम वैकेंट प्लॉट इज टैक्सेबल अंडर द हेड। वैकेंट प्लॉट कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं सर। आपने जब हम लोग को चार्जिंग सेक्शन पढ़ाया था तो कहा था द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर टू, बिल्डिंग और उसके साथ लगी हुई जमीन। ये आपकी बिल्डिंग ये बनी हुई है और ये आपकी ज़मीन है, ये ठीक है ना। तो ये बिल्डिंग के साथ लगी हुई ज़मीन, जैसे घर के बाहर आंगन होता है, लॉन होता है, हाँ है ना, थोड़ा खेलने कूदने की जगह होती है, तो वो चीज़ें यहाँ पर कवरअप की गई हैं। अब ये नहीं आप कह सकते कि ये मेरी ज़मीन है और ये मेरा घर है, और ये ज़मीन ना उसी घर के साथ लगी हुई ज़मीन है, ना बाबा ना ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हमको उसका पर्पस समझना पड़ेगा। चलिए आते हैं। इनकम फ्रॉम वैकेंट प्लॉट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ना सर, वैकेंट प्लॉट होता है ना तो घर नहीं माना जाता, बिल्डिंग नहीं मानी जाती, तो सर वो क्या हमारा हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, अदर सोर्सेज में जाएगा। कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में। क्लियर? इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अरे मैं जिस घर का मालिक नहीं हूँ उस घर की इनकम मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे हो सकती है? द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू of which assessee is the owner. The important point, the assessee must be the owner. तो ओनर होना चाहिए। अच्छा, वहाँ डीम्ड ओनर मैंने सेक्शन 27 डिस्कस किया था, तो यहाँ पर ओनर होना ज़रूरी है। तो सब लेटिंग मेरी ओनरशिप नहीं बताता, होती ही नहीं है, तो अगर सब लेटिंग से इनकम है तो वो अदर सोर्सेज में जाएगा। क्लियर? इन केस ऑफ letting out of any property is incidental to the main business, then income from such property shall be taxable as। okay, अगर मेरा मेन बिजनेस
अच्छा, अगर मेरा मेन बिजनेस किराए पर मकान उठाना है तो भी मैं उसको हाउस प्रॉपर्टी में ही ले जाऊंगा। सर आप अजीब बात बोल रहे हैं। इफ आई हैव मेन बिजनेस इफ आई हैव अ बिजनेस टू लेट आउट द हाउस प्रॉपर्टी ऑन रेंट, तो भी क्या मैं उसको हाउस प्रॉपर्टी में ले जाऊंगा? हाँ। होता क्या है, यहाँ पर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इनकम हमको देखनी पड़ती है। मेरी बात ढंग से समझें। मुझे सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इनकम, यानी अगर मेरी टोटल इनकम का 50% से अधिक का हिस्सा इसका आता है, हाउस प्रॉपर्टी से आता है, और मेरा ये बिजनेस है, तो मैं कहूँगा दिस शैल गो विद PGBP। तो यहाँ पर एक हिंट दे रखा है, लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी इज मेन बिजनेस, तो हम इसको PGBP में ले जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है अगर ऐसा है तो? और लिखा भी ऊपर इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ आवर मेन बिजनेस, और ये मेरे बिजनेस का हिस्सा है और मेरी मैक्सिमम अर्निंग इसी से होती है। इज इट क्लियर? द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज, अभी मैंने बताया चार्जेबिलिटी सेक्शन में द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो एनुअल वैल्यू पर ही चार्ज होता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल income from building, income from land, income from building and land appertinent thereto. This is the correct answer। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। हाँ सर, हाउस प्रॉपर्टी मीन्स रहने का घर, शॉप्स और गोडाउन्स, बिल्कुल ठीक है। देखो अगर थोड़ी देर पहले वाला मैंने ये क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो कि मैंने इसमें कुछ गड़बड़ बोला है, तो कैसे गड़बड़ बोला है? अरे मेरा शॉप्स है, मेरा गोडाउन है, उसका भी किराया मेरा हाउस प्रॉपर्टी में जाता है नॉर्मली, जब तक कि वो सब्सटेंशियल पोर्शन ना हो इनकम का। अच्छा, तो हाउस प्रॉपर्टी मीन्स रेजिडेंशियल हाउस, शॉप्स और गोडाउन, सिनेमा और होटल बिल्डिंग। यस, ऑल ऑफ द सिनेमा भी इसमें आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विद डिस्प्यूटेड टाइटल ऑफ ओनरशिप, इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच डिस्प्यूटेड हाउस प्रॉपर्टी विल बी असेस्ड। होता क्या है, मैं इसके पीछे की एक स्टोरी बता दूं। मान लो एक घर है और उसका ओनर पोजीशन जो है वो मिस्टर एक्स के हाथ में है। वाई और जेड भी उस घर पे अपना क्लेम करते हैं कि दिस इज माइन हाउस, दिस इज माइन हाउस, वाइल एक्स is in the means the house is in the possession of Mr. X. Now what happened? Income tax department send a notice to Mr. X and collect the amount of tax which is to be charged under the head income from house property. Yes or no? अब होता क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस भेज देता है एक्स के ऊपर और उससे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स ले लेता है। मान लो 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद डिसीजन आता है कोर्ट का और वो घर किसके फेवर में चला जाता है? मिस्टर वाई। अब एक्स कहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, भाई सारा पैसा वापस लाओ, सारा पैसा वापस लाओ, तूने हमसे क्यों लिया? मैं तो इस घर का मालिक ही नहीं था, मेरे घर पर पोजीशन में था, तो क्या मैं मालिक बन गया? अच्छा, मिस्टर वाई कहेगा भाई टाइम लिमिट तो बीत गई। मिस्टर वाई कहेगा टाइम लिमिट तो बीत गई, अब तू मुझसे टैक्स नहीं ले सकता। अब डिपार्टमेंट जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? तो इसके लिए बनाया गया प्रोटेक्टिव असेसमेंट, बिकॉज हेयर द डिस्प्यूट इज विद द टाइटल ऑफ द हाउस एंड इट विल बी डिसाइडेड इन फ्यूचर। नाउ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वांट्स टू सिक्योर देमसेल्व्स, वो अपने आप को बचा कर रखना चाहते हैं सेफ्टी के पर्पज से। वो क्या करेंगे, मिस्टर एक्स के ऊपर भी नोटिस सर्व कर देंगे, वाई के ऊपर भी, जेड के ऊपर भी, और फ्यूचर में जब जजमेंट होगा उसी हिसाब से टैक्स लगा देंगे, बच गए। इसको हम लोग नाम देते हैं प्रोटेक्टिव असेसमेंट। नाउ प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये प्रोटेक्टिव असेसमेंट यूज़ होता है। थ्योरेटिकल अगर देखा जाए बुक्स में, आपकी बुक्स में प्रोटेक्टिव असेसमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए तो इस तरह का असेसमेंट होता है। तीनों के ऊपर आपने नोटिस सर्व कर दी, आपका काम खत्म, डिपार्टमेंट का काम खत्म। फ्यूचर में जिसके पास वो घर जाएगा उससे टैक्स ले लिया जाएगा। तो कहा गया टैक्स किससे लें? पर्सन हैविंग द पोजीशन, ना पर्सन लिविंग क्लोज टू द हाउस प्रॉपर्टी, उस घर के बगल में जो रहेगा उससे टैक्स ले लेंगे। अब चाहे एक्स रहे, इससे क्या लेना देना? लॉजिकल बात करो ना। इट विल बी डिसीजन ऑफ द डिपार्टमेंट एज टू हु इज द ओनर टिल द कोर्ट गिव्स इट्स डिसीजन। बिल्कुल सही है, जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देता तब तक वो टैक्स किससे कलेक्ट करे? हाँ, प्रोटेक्टिव असेसमेंट के तहत अपना वो नोटिस सर्व कर देगी बाकी लोगों के ऊपर भी। मैंने बता दिया क्यों। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड,
मैंने बताया ना, आप कुछ भी कर लो, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगी, भले ही वो आपका बिजनेस क्यों ना हो। अगर सब्सटेंशियल पोर्शन है देन यू कैन गो विद द पीजीबीपी। तो कहता है टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी, टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हमारा कोई स्टॉक इन ट्रेड है हाउस प्रॉपर्टी, तो उसका किराया हम कहाँ ले जाएंगे? सर वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, ठीक है। केवल पीजीबीपी में तो नहीं जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी मेन है हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे पास घर क्या है, स्टॉक की तरह रखा हुआ है नील। अच्छा, और स्टॉक की तरह घर रखे रहने का मतलब, मेरी बात ढंग से समझें, घर को अगर हम स्टॉक की तरह रख रहे हैं, इट मीन्स वी डील्स इन हाउसेस। हम घरों में डील करते हैं, घर को सेल करते हैं, ये हमारा मेन बिजनेस है, यस और नो। अब मैंने 10 घर लेकर रखे हुए हैं, कितने, और इन 10 घरों को मुझे सेल करना है। जब तक कस्टमर मिले मैंने इनको लेट आउट कर दिया और मुझे रेंट मिला। क्या मेरा रेंट मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस है? ना 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 ना, आपका घर बेचने का मेन काम है। तो अगर मेरा मेन काम होता घरों को किराए पर उठाना, तो एक बार मैं कहता हाँ सब्सटेंशियल पोर्शन है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी में ले जाओ। लेकिन आर मेन वर्क इज टू सेल आउट द हाउस प्रॉपर्टीज। इट मीन्स लेट आउट पोर्शन एंड लेट आउट अमाउंट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड क्या कहता है? nil for 2 years from the end of the financial year in which the completion certificate of the property is obtained from competent authority। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, ये आंसर होगा आपका। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो रियल सेक्टर में लोग काम करने वाले हैं ना, जो घरों को खरीदने बेचने का काम करते हैं, गवर्नमेंट जानती है कि उनके जो घर होते हैं जल्दी नहीं बिकते। इतना आसान नहीं है कि घर खरीदो और घर को खरीदो या बनाओ उसके बाद बेच लो। ग्राहक कलेक्ट करने में टाइम लगता है। तो उनको अगर हम 1 साल का टाइम देते थे तो ये बहुत कम समय था। पहले हम लोग 1 साल का समय देते थे कि अगर मैं एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ, मेरे पास कुछ घर हैं, तो जिस साल मैंने वो घर कंस्ट्रक्ट किए या बनाए बेचने के लिए, 1 साल तक उसका वैल्यू नील माना जाता था, ताकि हमारे ऊपर हरासमेंट ना आए। बट दिस वॉज नॉट द प्रॉपर टाइम टू सेल आउट द हाउसेज। सो गवर्नमेंट इंक्रीजेज दैट 1 ईयर टू 2 ईयर। तो गवर्नमेंट ने उसको 2 साल तक इंक्रीज कर दिया। द आंसर इज दिस वन, डी। दोनों हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, लेकिन 2 साल तक वो नील रहेगा जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उनका सर्टिफिकेट ना मिल जाए। कहता है एक्स लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड स्टाफ क्वार्टर। ढंग से सुनेंगे, स्टाफ क्वार्टर, नॉट द नॉर्मल क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर। बेसिकली मेरा बिजनेस है और बिजनेस में लोग काम करते हैं। तो लोग काम करते हैं, वो घर जाएंगे, घर से आएंगे, टाइम बर्बाद करेंगे। तो हमने उनसे कहा भाई तू फैक्ट्री में ही रह जा, तू बहुत दूर से आता है, तू फैक्ट्री में ही रह जा, तू दूसरे शहर में रहता है, अच्छा इधर इस फैक्ट्री में ही रह जा। मैंने उनके लिए स्टाफ क्वार्टर्स बनवा दिए और उनका रेंट रिसीव्ड हुआ 7,50,000, ठीक है ना। यानी उन एम्प्लॉयज़ से मैंने टैक्स वसूला, ईयरली 7,50,000 मिला। बताओ ये कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। भाई ये अल्टीमेटली किसको सपोर्ट कर रहे हैं सर? आपके बिजनेस को। क्या स्टाफ का मेरे फैक्ट्री प्रीमाइसेस में रहना क्या मेरे बिजनेस को ग्रोथ देगा? 100% देगा। दे विल बी लॉयल विद यू, दे विल कम इन टाइम एंड दे विल बी अंडर योर सुपरविजन। तो बट ऑब्वियस है वो लॉयल भी रहेंगे, काम भी अच्छा करेंगे, टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली दिस विल गिव अस द बेनिफिट इन माई बिजनेस और प्रोफेशन। अल्टीमेटली our main intention is not to earn from the house property, our main intention is to promote the business। तो ये हमारा पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर? कंपोजिट रेंट ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल। कंपोजिट रेंट, जब किसी घर, मैंने इस पर पूरी बहुत अच्छे से थ्योरी बताई थी। कंपोजिट रेंट में अगर आप, भाई कंपोजिट रेंट क्या होता है? आपको 2 रेंट मिले, मान लेते हैं ये बिल्डिंग का रेंट मिला और ये आपको मशीन्स का रेंट मिला। अगर दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं तो बिल्डिंग का हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, मशीन का पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में जाएगा। लेकिन अगर बाइफर्केशन नहीं हो सकता तो दोनों मिलाकर या तो पीजीबीपी में या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वॉट एवर द केस इट इज। मैंने डिस्कस किया था ये, हाँ या ना?
तो इनकम फ्रॉम अदर को सोर्स में भी जा सकता है और पीजीबीपी में आंसर अल्टीमेटली आएगा ये ए और बी डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशंस, वो मैंने डिस्कस आपसे कर चुके हैं पहले ही। चलिए, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज होल्ड इज टैक्सेबल एज लीज होल्ड जमीन पर। लीज होल्ड डजंट मीन कि मैंने किराए पर लिया है, ये लीज होल्ड जो गवर्नमेंट से लीज पर ली जाती है, लॉन्ग टर्म लीज होती है, तो एक तरह से मैं उसका मालिक हो जाता हूँ, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा। कहाँ जाएगा? ठीक है ना, मेरे पास एक ज़मीन है, मैंने गवर्नमेंट से ले ली 99 ईयर्स के लिए। कितने सालों के लिए? 99 ईयर्स के लिए। इट मीन्स आई एम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ऑफ दैट लैंड फॉर नेक्स्ट 99 ईयर्स। इट मीन्स लाइफ टाइम। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑन दैट, एंड वॉट एवर द अर्निंग, वॉट एवर द इनकम I'll earn from that house property shall be charged to tax under that income from house property. Expected rent is equal to, expected rent का मतलब होता है फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू, इन दोनों में जो ज़्यादा हो, ठीक। फिर जो आएगा उसको हम नाम देंगे FR1। इनका कंपैरिजन हम करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। किन से करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से। जो इन दोनों में लोअर होगा ये हमारा कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि हमने अभी इनका कंपैरिजन किससे नहीं किया? एक्चुअल रेंट से। जब एक्चुअल रेंट से कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड रेंट होता है FR और MV विचएवर इज हायर, हायर ऑफ FR और MV, क्लियर, बट सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड, सॉरी मैक्सिमम। तो इन दोनों में जो कम होगा, यानी कि अगर स्टैंडर्ड रेंट कम है तो मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। तो ये आपका आंसर है दिस वन, दिस इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। और आपने ये एक्सपेक्टेड रेंट अगर समझ लिया है तो आने वाले समय में थोड़ी देर में ही हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट पर, ढंग से समझेंगे क्यों और कैसे आता है। इफ एक्चुअल रेंट रिसिव्ड और रिसीवेबल एक्सीड्स एक्सपेक्टेड रेंट, अच्छा ये आ गया एक्सपेक्टेड रेंट और इसका कंपैरिजन मैंने किया एक्चुअल रेंट से, और एक्चुअल रेंट हायर है तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हायर अमाउंट अगर एक्चुअल रेंट है तो यही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाता है। द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इक्वल टू एक्चुअल रेंट। ये सोचने वाली बात नहीं, हम लोगों ने ये पूरा देखा है, डिटेल में डिस्कस किया था। The sum for which the property might reasonably be expected to let out year to year is known as expected to let out। तो expected to let out means expected rent। एक प्रॉपर्टी मैक्सिमम कितनी वैल्यू पे किराए पर जा सकती है, दिस इज नोन एज एक्सपेक्टेड रेंट। नाउ दिस एक्सपेक्टेड रेंट इज टू बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल रेंट। If actual rent is higher than the expected rent, then the actual rent would be our gross annual value. If our actual rent is lower than expected rent and if it is due to the vacancy, then again actual rent would be our gross annual value. In any other case, expected rent would be our gross annual value. अभी आएंगे, नहीं समझ में आए तो अभी मैं चार्ट बनाऊंगा, थोड़ी देर में न्यूमेरिकल करूंगा तो चार्ट बनाऊंगा। थोड़ा 2 मिनट पेशेंस रखें अगर आपने नहीं किया है इस तरह से तो, ठीक है ना। तो अगर ये 1-2 क्वेश्चन यहाँ नहीं समझ में आए, डू नॉट वरी अबाउट दैट। यहाँ से लेकर मान लीजिए मैं मान लेता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए, 13, 14, 15, डू नॉट वरी अबाउट दैट, कंटिन्यू इट। जैसे ही एक क्वेश्चन आएगा आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन अ ईजी वे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज टेकन टू बी नील? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, हाँ नील। वैकेंसी फॉर द होल पीरियड, हाँ नील। बोथ ए और बी इफ द SSE होल्ड्स 3 हाउस प्रॉपर्टी, ना बिल्कुल ठीक है। तो बोथ ए एंड बी, यहाँ केवल ए एंड बी भी दे देता, दैट वाज द प्रॉपर आंसर, क्लियर। 3 घर हैं, 2 घरों को हम नील ले सकते हैं अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में है, आपको ये मालूम होना चाहिए। मैंने कहा ना न्यूमेरिकल आएगा, देखो आ भी गया। कहता है म्यूनिसिपल वैल्यू 45,000, फेयर रेंट 50,000। इन दोनों में जो अधिक हो वो बन जाएगा हमारा फेयर एंड नंबर 1। क्या बन जाएगा? अच्छा, फेयर एंड नंबर 1 और स्टैंडर्ड रेंट। अच्छा, फेयर एंड नंबर 1 आ गया आपका 50,000
स्टैंडर्ड रेंट कितना है 48,000। इन दोनों में जो लोअर होगा वो है 48,000 और ये बन जाएगा हमारा फेयर एंड नंबर 2। इज इट क्लियर? अब फेयर एंड नंबर 2 और एक्चुअल रेंट दो चीज़ें आती हैं। ये है आपका 48,000 फेयर एंड नंबर 2 जिसको हम एक्सपेक्टेड रेंट भी बोलते हैं, और एक्चुअल रेंट इज योर 44,000। हायर कौन सा है सर 48। लेकिन एक बात देखो, अगर 48 अधिक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्चुअल रेंट कम इसलिए है, एक्चुअल रेंट कम इसलिए है क्योंकि ये एक महीना खाली था, देयर इज अ वैकेंसी ऑफ 1 मंथ। तो 11 महीने का किराया होता है 44,000, इट मीन्स 1 मंथ का रेंट हो गया 4,000। अगर ये एक महीना किराए पर और उठा होता, यानी कि वो एक महीना जो वैकेंट था अगर नहीं होता, तो शायद आप कहते कि हमारा ये कितना होता सर 48,000 होता, जो हुआ नहीं। एक्चुअली दिस इज नॉट हैपेंड। we actually get rupees 44,000 in totality, but only for the purpose of comparison we added 1 month rent by assuming that there was no any vacancy। अगर यहाँ कोई वैकेंसी नहीं थी तो हमारा रेंट कितना था 48,000। तो हमारा आंसर क्या होता सर, एक्चुअल रेंट वैसे ही दिख रहा है बराबर है फेयर एंड नंबर 2 के, यहाँ आप कह सकते हैं ज़्यादा है, तो हमारा आंसर क्या होता, एक्चुअल रेंट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो जब भी एक्चुअल रेंट अधिक होता है तो वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाता है। लेकिन इस केस में एक्चुअल रेंट 48,000 नहीं है, एक्चुअल रेंट कितना है 44,000। तो हमारा आंसर हो जाएगा 44,000। तो हम यहाँ आंसर 48,000 नहीं लिखेंगे, एवन दो एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर देन एक्चुअल रेंट, बट एक्चुअल रेंट इज लोअर ओनली ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ द हाउस। हाँ या ना? तो ये जो हमारा 1 मंथ का वैकेंट है घर, उसके कारण हमारा एक्चुअल रेंट कम हुआ है। अगर वो नहीं होता तो शायद एक्चुअल रेंट एक्सीड कर जाता या इक्वल हो जाता फेयर एंड नंबर 2 के। तो हमारा यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा 44,000। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? चलो, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिडक्शन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस इज। तो जब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है तो उस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होता है और म्यूनिसिपल टैक्स भी हमारा नील होता है, और एनएवी नेट एनुअल वैल्यू इज ऑलवेज नील। तो ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, नो डिडक्शन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस। क्लियर? ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट फॉर डिटरमाइनिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अनरियलाइज्ड रेंट अगर रूल 4 की ऑल 4 कंडीशंस आर मेट, अगर ये 4 की चारों कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो वहां पर अनरियलाइज रेंट का हमको डिडक्शन मिलता है। क्लियर है? पक्की बात है। और उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्सपेक्टेड रेंट, नहीं, जो एक्चुअल रेंट होता है ना, ये हमेशा आफ्टर रूल 4 होता है। रूल 4 का मतलब अनरियलाइज रेंट को माइनस करने के बाद। अगर रूल 4 की 4 कंडीशंस मीट आउट हो गई, पहली बोनाफाइड टेनेंट था, पहली कंडीशन रूल 4 में ये बोलता है बोनाफाइड टेनेंट यानी कि जेन्युइन टेनेंट था वहाँ पर, और टेनेंट से हमने मकान खाली करा लिया है प्रीवियस ईयर में, और उसके उस अनरियलाइज रेंट को वसूलने के लिए, रियलाइज करने के लिए मैंने उस पर केस फाइल कर दिया है, और मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई कर दिया है वो लातों का भूत है, वैसे नहीं मानेगा, उसको तो वैसे भी समझ में पैसा वैसा देगा नहीं। तो अगर मैंने ये चारों कंडीशन फुलफिल कर ली तो हमारा एक्चुअल रेंट माना जाएगा उतना जितना एक्चुअल में हमें मिला है, अनरियलाइज रेंट को किनारे कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो एक्चुअल रेंट में से वो डिडक्शन नहीं मिलेगी, माना ही नहीं जाएगा अनरियलाइज रेंट है, आप गवर्नमेंट को मूर्ख बना रहे हो। इज इट क्लियर? तो डिडक्ट कहाँ से होता है? एक्चुअल रेंट से होता है। टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, म्यूनिसिपल टैक्सेस आर डिडक्टेड फ्रॉम, अभी तो बताया ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से डिडक्ट किया जाता है म्यूनिसिपल टैक्स, हाँ या ना? और यस, ऑन पेमेंट बेसिस, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर माइनस होता है। किस बेसिस पर?
अगर फॉर्मेट याद हो तो मैंने आपको बताया था ग्रॉस एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 माइनस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बेसिस और पेड बाय ओनर ओनली। याद होगा तो पेड बेसिस पर होता है और पेड बाय ओनर ओनली, तो ये माइनस करने के बाद आता है आपका एनएवी। तो कहता है म्यूनिसिपल टैक्सेस टू बी डिडक्टेड ओनली इफ इट इज़ पेड बाय ओनर। यस, तो जितना भी होगा, मान लो हमने 4 साल का म्यूनिसिपल टैक्स इसी साल पे किया, तो 4 साल का आप डिडक्ट कर लोगे, जबकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो 1 साल का है और 4 साल का म्यूनिसिपल टैक्स पे किया ओनर ने इस साल, तो 4 साल का माइनस कर दोगे। हाँ, पेड बेसिस पर अलाउड होता है, जितना पे करोगे उतना माइनस हो जाएगा। टैक्स पेड टू फॉरेन लोकल अथॉरिटी इज डिडक्टेबल इफ पेड बाय ओनर। टैक्स पेड टू फॉरेन लोकल अथॉरिटी इज डिडक्टेबल इफ पेड बाय ओनर। यस। टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, बिल्कुल ठीक है, दोनों। द आंसर इज बोथ। जब आउटसाइड इंडिया की बात आती है तो वहाँ पर कोई भी आप खर्चा करेंगे तो आपको टीडीएस माइनस करना है। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो आगे चलकर ये प्रोविजंस आएंगे कि जब आप आउटसाइड इंडिया कोई भी पेमेंट करेंगे तो उसका डिडक्शन आप तभी ले पाएंगे जब आपने एक्चुअल में टीडीएस का डिडक्शन किया हो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो अगर आपने आज तक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है नहीं जानते हैं तो आप लेट इट बी, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें। और जो लोग जानते हैं तो उनको समझ में आ गया होगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। इसके लिए पूरा एक सेपरेट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं टीडीएस, धीरे धीरे आएगा समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 22 उन लोगों के लिए नहीं है जो फर्स्ट टाइम टीडीएस का नाम सुन रहे हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस शैल नॉट इंक्लूड। म्यूनिसिपल टैक्सेस में क्या शामिल नहीं है? हाउस टैक्स शामिल है, हाँ। स्कैवेंजिंग टैक्स क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं सफाई कर। और स्टेट ना भैया ना, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स शामिल नहीं होता। तो आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। इसमें शामिल नहीं होता, नॉट टू इंक्लूड, ठीक है ना। बाकी 3 चीज़ें आएंगी, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स और स्कैवेंजिंग टैक्स, सारी चीज़ें आएंगी। वेयर ये म्यूनिसिपल टैक्स का पार्ट है। वेयर एन एसएससी हैज़ 2 हाउस प्रॉपर्टीज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन द बेनिफिट ऑफ निल फॉर बोथ द प्रॉपर्टीज। दोनों के लिए निल मान लिया जाएगा, क्या दिक्कत है? बताया है ना। नहीं, दोनों। अब तो ऑप्शन 2 घरों का है सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। DB owns a house property in Delhi which he wants to give on rent. He seeks your help to determine the reasonable expected rent when monthly municipal value is rupees 20,000. Okay. तो म्यूनिसिपल वैल्यू हो गया 2,40,000। अच्छा, यहाँ आंसर मंथली दिया है तो हम भी इसको मंथली ही लिखते हैं, 20,000। फेयर रेंट दिया है आपका 25,000, तो दोनों में से कौन सा अधिक है? सर 25,000। अब इसको हम कहेंगे फेयर रेंट नंबर 1। अब जरा स्टैंडर्ड रेंट कितना है? सर 22,000। तो इन दोनों में से जो लोअर होगा उसको हम कह देंगे फेयर रेंट नंबर 2। अब इसका कंपैरिजन आप एक्चुअल रेंट से करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन हमसे पूछा है केवल एक्सपेक्टेड रेंट। ही सीक्स योर हेल्प टू डिटरमाइन द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये तो अगर हमसे केवल एक्सपेक्टेड रेंट पूछ रहा है, दिस इज योर आंसर 22,000, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि आगे की तो एक्चुअल रेंट दिया ही नहीं है तो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे कैसे? अगर एक्चुअल रेंट दिया होता और हमसे पूछता कि आप एक्सपेक्टेड रेंट निकालिए तो भी हमारा यही आंसर होता। अरे भाई, हमें एक्चुअल रेंट देने का मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती यूज़ करो। इफ क्वेश्चन रिक्वायर्स इट टू यूज देन आई विल ट्राई टू यूज इट, अदरवाइज एक्सपेक्टेड रेंट इज ओके 22,000। थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी था कि एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट भी यही कहता है एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। अगर कहता है म्यूनिसिपल वैल्यू 1 लाख और फेयर रेंट 88,000, तो दोनों में से किसको ले लें? सर 1 लाख ले लीजिए, ये आपका फेयर रेंट नंबर 1 हो गया। स्टैंडर्ड रेंट है 1,25,000, तो जो दोनों में से कम होगा वो हो जाएगा फेयर नंबर 2। द आंसर इज 1 लाख। बोलो ना, बस हो तो गया। ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। एक्चुअल रेंट नहीं दिया है, नहीं तो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक निकाल सकते थे, कोई फ़ायदा नहीं मिलता क्योंकि हमको तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। तो FR2 का मतलब ही होता है एक्सपेक्टेड रेंट। फाइंड आउट द अच्छा, फिर से एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। इन दोनों में से जो हायर होगा वो हो जाएगा 88,000 फेयर रेंट नंबर 1, और इसका कंपैरिजन आप करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से 60,000।
तो आपका फेयर एंड नंबर 2 हो जाएगा जो दोनों में से कम हो। द आंसर इज एक्सपेक्टेड रेंट 60,000। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक्चुअल रेंट, लेकिन हमने इसका यूज़ नहीं किया क्योंकि हमसे जो पूछा था वो हमने निकाल लिया। वाई टू यूज़ द इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट हेयर रेलिवेंट फॉर द रिजल्ट। तो हमारे रिजल्ट के लिए वो इंफॉर्मेशन सपोर्ट नहीं करती। फिर से कहता है एक्सपेक्टेड रेंट निकालो, इन दोनों में से जो अधिक हो। अच्छा, स्टैंडर्ड रेंट कितना है, इसमें से फेयर एंड नंबर 2 कितना बन जाएगा जो दोनों में से कम हो। दैट्स इट। सेम है क्या क्वेश्चन? ओके, नहीं कुछ डिफर है, ठीक है ना। चलो, कहता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालो। अब तो पूछा है, अब लास्ट तक चलेंगे। इन दोनों में से जो अधिक हो, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में से, तो फेयर रेंट नंबर 1 हो जाएगा आपका 88,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है 92,000। तो इन दोनों में जो लो होगा फेयर रेंट नंबर 2 निकल जाएगा 88,000। अब जरा देखो एक्चुअल रेंट कितना है, दैट इज 89,000। नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन और हमारा एक्चुअल रेंट अधिक है, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। सोचना मना है। फिर कहता है, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके। फिर कहता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालो, इन दोनों में से जो अधिक हो फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में से 1,20,000। फिर कहता है स्टैंडर्ड रेंट 1,50,000। भैया जो दोनों में से कम होगा वो बन जाएगा आपका फेयर रेंट नंबर 2 1,20,000। एक्चुअल रेंट की अगर बात करो तो एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 1,30,000। अरे भाई अधिक है एक्चुअल रेंट, तो आंख बंद करके इस पर टिक लगा लो। ये आज का हमारा बेसिक सेशन ख़त्म हुआ। बेसिक सेशन मीन्स सारे बेसिक क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हमारे हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अच्छे क्वेश्चंस पिक करके आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।